हाँ जी, नमस्कार। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए एक नया टॉपिक एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसमें 2D और 3D शामिल है वो स्टार्ट करेंगे। क्या क्या शामिल है एक बार इसको ध्यान से पढ़ना। आज का अपना पहला क्वेश्चन, एक वर्ग के दो व्यास की इक्वेशन दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का समीकरण पूछा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2x - 3y इक्वल में 5 है, 3x - 4y इक्वल में 7 है। ये दोनों व्यास के समीकरण है, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट उस वर्ग का केंद्र होगा। तो x और y निकालते हैं यहाँ पे। आज इन दोनों के x कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट सेम कर लो। अगर x कोफिशिएंट सेम करें तो यहाँ x का गुणांक 2 है या 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों का 6 बनाओ। तो इसको 3 से गुणा करो, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 5। इसको 2 से गुणा करो ताकि 6 बन जाए। तो 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 8। अब इन दोनों का डिफरेंस या दोनों का एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ साइन सेम है तो डिफरेंस कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का y है वो +1 के इक्वल है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ये y की वैल्यू इन दोनों में किसी में भी रखो। अगर y की वैल्यू मैं इसमें रखता हूं माइनस का 1, आपके पास x आ जाएगा कितना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा माइनस। 5 - 3 2, 2/2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। इस प्रकार आपके पास x और y आ चुके हैं। कुल मिला के x की वैल्यू +1 है और y की वैल्यू -1 है। कुल मिला के आपके पास क्या आ चुका है, सेंटर आ चुका है, केंद्र, उस वर्ग का केंद्र आ चुका है। अब आपके पास उस वर्ग की रेडियस निकालनी है। आपको एरिया दे रखा है, आपको एरिया दे रखा है कितना 154। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको कैंसिल करो, आपके पास आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अगर आपको किसी वर्ग का केंद्र और त्रिज्या पता हो तो उसके समीकरण का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, x माइनस प्लस y माइनस बराबर में आर स्क्वायर। आर कितना है 7। अच्छा, x माइनस और y माइनस, तो माइनस क्या हो रहा है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट वही हो रहा है। अब इसको हल कर लो, आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 y स्क्वायर। हाँ जी, यहां पर -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस का तो y बन जाएगा, +1 हो जाएगा। इक्वल में कितना हो जाएगा 49। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल में 47 कर दो, चाहे इधर लाके इसको माइनस का कर दो। अब जैसा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2y इक्वल में 47 है। सी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन आसान था। कैसे करना था, अगर आपको दो व्यास की इक्वेशन दे रखी है तो वो दोनों व्यास इंटरसेक्ट करते हैं, वो सेंटर होता है, तो सेंटर निकाल लो। और फिर एरिया दे रखा है, वहां से रेडियस निकाल लो। अब ये सब चीजें दिमाग में कब आएगी, जब पहले से आपके दिमाग में एक फॉर्मूला हो। क्या, कि अगर एच और के तथा रेडियस यदि आर है तो जो वर्ग का समीकरण होता है वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर का। अगर ये पहले से दिमाग में है तो ही आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाओगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये दिमाग में था
तो मैंने सेंटर निकाला, रेडियस निकाली, फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला किसका है? वर्त के समीकरण का, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्त का, अच्छा एक वर्त नहीं कई वर्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके केंद्र किस रेखा पर जाएंगे? इसके केंद्र है वो किस रेखा पे स्थित है वो बताता है। तो यहां भी क्वेश्चन को थोड़ा समझो। आपके पास क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2k प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस 2k वाई प्लस 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कुल में क्या है जी। ये कई वर्तों को रिप्रेजेंट करता है और इन सभी वर्तों के जो केंद्र है वो केंद्र है किस लाइन पे स्थित है, उस लाइन का हमें समीकरण बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आज। सबसे पहले तो जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g इज इक्वल टू 0। अगर ये जनरल इक्वेशन है तो यहाँ पे होता क्या है? g की वैल्यू माइनस के साथ, f की वैल्यू माइनस के साथ, ये यहाँ पे केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है, सेंटर होता है, ठीक है। इसका मतलब हम उसके सेंटर के निर्देशांक निकाल सकते हैं यहाँ। अब यहाँ इसको अगर कंपेयर किया जाए तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। जो g और f होंगे वो क्या होंगे? माइनस के चिन्ह के साथ में उस उन सभी वर्तों के लिए केंद्र को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं आज इसका, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो जो g की वैल्यू आएगी वो आएगी 2k प्लस 3, g की वैल्यू आएगी वो आएगी 2k प्लस 3, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे f की वैल्यू आएगी वो माइनस के आएगी, f की वैल्यू आएगी वो माइनस के आएगी। और अगर मैं कहूं कि केंद्र के निर्देशांक एक्स वाई है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाने पे आपके सेंटर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार x की वैल्यू आई है वो प्लस, सॉरी माइनस माइनस 2k प्लस 3, तो पूरा x बराबर है वो है माइनस 2k प्लस 3, और y बराबर क्या है? माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई किसको लिया मैंने? ये बोल लिया एक्स वाई है उस वर्ग के सभी केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स वाई है जितने भी सर्किल है उन सभी सर्किल के सेंटर है उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई। अगर के की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एक्स वाई के रूप में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्स बराबर -2 इंटू में वाई प्लस 3, सभी को एक साइड कर लो, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। आपके सामने यहाँ पे, आपके सामने यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है, जिस लाइन की इक्वेशन बनी है उस लाइन पे सभी के केंद्र होंगे। तो x प्लस 2y माइनस 3, एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3, ठीक है।
नेक्स्ट, अच्छा निर्देशांक दे रखे हैं पी क्यू आर एस, एक चतुर्भुज बनाते हैं तो चतुर्भुज कैसा होगा। देखो यहां पर मान लीजिए कोई चतुर्भुज बन रहा है, पी पी क्यू आर एस, तो उसके चारों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। पूछा है कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, समचतुर बनेगा, चक्रीय बनेगा या आयत बनेगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पे आमने सामने की 2 भुजाएं पकड़ो, क्योंकि वहां से समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज और आयत, इनकी जानकारी कैसे। सबसे पहले अगर मैं PQ की स्लोप निकालूं तो 0 माइनस 0, 0 बट्टे में कुछ हो तो ये 0 आए, ये कितनी आएगी 0, और ये आएगी, अच्छा इसका मतलब इसकी अगर 0 आ रही है तो ये लाइन, ये दोनों के दोनों पॉइंट किस पे हैं, एक्स एक्स पे हैं, और ये दोनों पॉइंट किस पे हैं, वाई एक्स पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इनके एक्स कोऑर्डिनेट हैं कोई 2 पॉइंट के और वाई कोऑर्डिनेट हैं, वहां पे 0 शून्य दे रखा है, तो उसके हिसाब से ही इसको बना। अच्छा तो मैं यहाँ पे एक्स एक्स और वाई एक्स ले लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे एक पॉइंट P है जिसमें y की वैल्यू 0 है, और मान लो ये पॉइंट यहाँ पे P है और y कितना है यहाँ पे 0, और एक में Q है तो Q को थोड़ा यहाँ आगे की तरफ, और 0, फिर 0 है और P है, तो x की वैल्यू 0 है और P है, तो यहां से जितना दूर P होगा इधर भी P उतना ही दूर होगा। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है वो P है। फिर एक पॉइंट है 0Q, अब Q यहां से जितना दूर है उतना ही दूर इधर से होगा, तो यहां से मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू क्या है। अब इनको जोड़ने पे जो चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा है। एक तो यार डायग्राम से डायरेक्ट पता चल रहा है ये एक समलंब है, ये क्या है समलंब चतुर्भुज है, समलंब, और समलंब के साथ में ये खास, क्योंकि यहां से यहां की दूरी है वो भी Q माइनस पी है, और यहां से यहां की दूरी वो भी क्या है Q माइनस पी है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल क्यों है, क्योंकि इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप वो सेम है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। एक जोड़ा समांतर है और अपोजिट साइड का दूसरा जोड़ा है वो असमांतर है लेकिन लेंथ में इक्वल है, इसका मतलब समलंब है वो समद्विबाहु है, समद्विबाहु कैसा है, समद्विबाहु। ध्यान रखना, अगर अगर किसी चतुर्भुज की अपोजिट साइड का एक पेड़ समांतर हो तो ये वाली समांतर है, और असमांतर भुजाएं लंबाई में बराबर, अगर एक जोड़ा समांतर है तो उसे हम कहते हैं समलंब, और असमांतर भुजाएं अगर लेंथ में बराबर है तो उसे कहते हैं समद्विबाहु समलंब। और ध्यान रखना हमेशा
ध्यान रखना हमेशा कि एक समद्विबाहु समलम है वो साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज होता है। कैसा होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। इस प्रकार यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा चक्रीय चतुर्भुज तो आयत भी होता है, लेकिन यहाँ आंसर होगा वो चक्रीय चतुर्भुज होगा क्योंकि समद्विबाहु समलम बन रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं, साइक्लिक में क्या क्या काउंट होता है। मान लो ये कोई ग्रुप है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो साइक्लिक में क्या क्या होता है? आपका जो आयत है, जितने भी आयत हैं वो सारे के सारे साइक्लिक के होते हैं। जितने भी स्क्वायर है, वर्ग, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? साइक्लिक होते हैं। और एक होता है आपका जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये समांतर होती है, जिसे हम कहते हैं समलम, समद्विबाहु समलम, समद्विबाहु समलम, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ये भी हमेशा क्या होता है? साइक्लिक होता है। इसके अलावा भी साइक्लिक होते हैं जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, लेकिन ये तो हमेशा ही साइक्लिक होते हैं। तो ये तीनों ही कैसे हैं? चक्रीय है। हमारा आंसर इससे आया है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, एक वर्ग की दो भुजाएं, एक वर्ग की दो भुजाएं रेखा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0 पर स्थित है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देना, यहां से पता चल रहा है यहां से कि इन दोनों की स्लोप है वो बराबर है, इन दोनों की स्लोप बराबर है। साथ में यहाँ पे c की वैल्यू वो डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों समांतर है और उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी जरूर है, क्योंकि समांतर तो वो रेखाएं भी होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी कोइंसिडेंट होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों समांतर के साथ में बीच में गैप है वो जीरो से अलग है, कुछ जीरो नहीं है। तो कैसे बनाएं? मान लीजिए यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं और उन दोनों समांतर पे उस वर्ग की भुजाएं हैं। तो ये वर्ग की भुजा है, तो ये ऐसे कोई स्क्वायर बन रहा है, ऐसे कोई स्क्वायर बन रहा है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 है और x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल में 0। सबसे पहले तो यहां पर इन दोनों की स्लोप वो बराबर है, इसलिए ये दोनों समांतर पता चल गया। अब वर्ग की दो भुजाएं हैं वो इन दोनों रेखाओं पे है, इसका मतलब समांतर वाली है, और इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो भी उस वर्ग की भुजाएं है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो हमें निकालनी है ये कि ये कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है। कैसे निकालेंगे? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? आज उनके C1 और C2 का डिफरेंस, तो C1 C2, C1 और C2 का डिफरेंस है, तो C1 और C2 का डिफरेंस डिवाइड में अंडर रूट x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। एक्स वाई का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो खुद बनाओ। तो यहाँ x और y का दोनों जगह कोफिशिएंट सेम है, 1 और 1, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? माइनस का 3 है, लेकिन इसकी वजह से वो +3 हो जाएगा और बट्टे में क्या है? रूट है। तो ये क्या आई है अपने पास? इस वर्ग की भुजा आई है, इस वर्ग की भुजा आ गई। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाया? दो समांतर रेखाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना। C1 और C2 का डिफरेंस बटे में अंडर रूट में किसका स्क्वायर का सम है? x और y के कोफिशिएंट का। तो आपके पास वर्ग की भुजा आ गई है 3√2।
एरिया पूछा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? एरिया। 3/√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 9/2, 9/2 है, वो आंसर बन जाएगा। अच्छा, एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, और उस त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं 10, -2 + 1 और 5 और 2, 5 और इसके लंब केंद्र के निर्देशांक पूछे हैं। तो लंब केंद्र पूछा है, ऑर्थो सेंटर पूछा है। देखो कैसे करें, अगर इसको आप बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर इसको बेसिक से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यहाँ आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या? हाँ जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लंब केंद्र कैसे बनता है। लंब केंद्र वो कैसे बनता है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो हम शीर्ष लंब डालते हैं, एक इधर से भी आएगा और एक इधर से भी आएगा, वो तीनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो वाला जो पॉइंट होता है वो कहलाता है उस त्रिभुज का लंब केंद्र। अगर हम इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लें और एक इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लें और ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट निकाल लें, तो आपके पास ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र आ जाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं हिंट दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के लिए कंपटीशन के हिसाब से कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी। जो एडी है उसकी स्लोप क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, और बीसी की स्लोप मैं निकाल सकता हूं। तो स्लोप एडी की क्या होगी, इंटू में स्लोप एम, यहां मैं स्लोप को बोल रहा हूँ, ढाल को बोल रहा हूँ, बीसी की क्या होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा। क्यों? क्योंकि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो गुणा होता है वो -1 होता है। अब इस बीसी की स्लोप निकाल सकता हूं क्योंकि दोनों पॉइंट मेरे पास है, तो y का डिफरेंस बटा x का डिफरेंस, तो 2 - 1 +1 और 5 माइनस का 2 है तो प्लस का 7 इंटू में स्लोप एडी बराबर में क्या है -1। तो आपके पास एडी की स्लोप आ चुकी है कितनी, -7। अगर आपको इसकी स्लोप है, अगर आपको इसकी स्लोप पता है तो समझो यहां पर अगर इसकी स्लोप पता है और इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो इन चार ऑप्शन में से कोई एक है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक है, इसका मतलब उन चारों ऑप्शन को यहाँ पॉइंट पे रखें और इसकी स्लोप निकालें तो वो -7 ही आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? -7। तो करके देखते हैं बाई ऑप्शन, आज करके देखते हैं। अगर मान लो ऑप्शन पहला ही इसका, अगर ऑप्शन पहला ही इसका अगर ऑर्थो सेंटर होता, तो अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर मैं मान के चलूं क्या होता 2 7, या फिर मैं मान के चलूं क्या होता -2 7, या फिर मैं 2 - 7, या फिर -2 और माइनस का 7। अगर इन चारों में से चेक करूं तो अगर मैं 2 को लूं तो 7 - 0 7 और 2 - 1 +1, तो ये +7 बनाता। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से स्लोप तो -7 नहीं आएगी। 7 - 0 7 और -2 और -1 माइनस का 3, तो स्लोप इससे भी नहीं आ रही। -7 बटे में +1, स्लोप आपकी इससे -7 आ रही है। अच्छा, अगर इससे चेक करें तो अभी स्लोप -7 नहीं आ रही। तो कुल मिला के 2 और -7
2 और -7 है, वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 2 -7। ठीक है, तो इस प्रकार बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को किया। क्लासें अगर अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।